मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरा 2025 का रेजोल्यूशन, क्या क्या मुझे टारगेट्स अचीव करने हैं सारा। 1 साल पहले मैंने कैमरे के सामने अपने आप से कुछ वादे किए थे, आप लोगों से कुछ वादे किए थे। सच कहूँ तो ज़िंदगी मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चली। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंता मिर्जापुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज मैं अपने 2025 रिजोल्यूशन के किए हुए वादों का सच बताने वाला हूँ। मुख्य 5 रिजोल्यूशन है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने वो वीडियो बनाया था, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहा था। आज मैं ऑल इंडिया राइड पे हूँ, पैसे लिमिटेड हैं, लेकिन मन शांत है, प्रफुल्लित है। आज मैं इंदौर में हूँ, एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया हुआ है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे मैं वापस सड़कों पर निकल चुका हूँगा। मेरे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस में अभी जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है वो है मेरे गांव के घर को सुधारना, रहने लायक बनाना। 65 दिन में तंबू में रह के एक मकान बनाया, 2 कमरे का छोटा सा मकान बनाया, एक रहने लायक छोटी सी कुटिया बन गई। 2 महीने तक ये मेरा घर था। हो तो बैठ कर देख, ओ तोर बनाल घर है। लेकिन ये भी पता चला कि सिर्फ मैं एक मकान बना पाया, छोटा सा घर नहीं बना पाया। घर तो वो होता है जहाँ पे घर वाले होते हैं, अपने लोग होते हैं। इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर्स ने मुझे कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करी हैं, तो मैं अभी मेडिकेशंस पे हूँ। तो मेरा ये टारगेट है कि अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए मैं अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन, योगा वगैरह इंक्लूड करूँ और बिना मेडिकेशन के मैं अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाऊँ। पिछले साल मेरी सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो मेरी मेंटल हेल्थ थी। दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते थे, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। बड़ी मुश्किल से रात को नींद आती थी, वो भी गोली खा के। कुछ समय बाद तो गोलियों ने भी असर करना बंद कर दिया था, तो दारू पीना पड़ता था, क्रैश होते तक, तब जाके मैं सो पाता था। लेकिन आज मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, दारू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कहा था कि आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनिएगा। पहला मैंने वीडियो सुना, वो इतना मेरे दिल को छू गया। मांस पनीरा का त्याग करने के बाद मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहा हूँ, तो इससे मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा मन काफ़ी शांत है, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ, मन विचलित नहीं हो रहा है और अंदर से एक हैप्पी फीलिंग आ रही है, एक संतुष्टि, संतोष की फीलिंग। स्पिरिचुअलिटी ने बहुत हेल्प किया मुझे मेरे मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने में। आज मैं कोई मेडिकेशन नहीं लेता, नींद भी अपने आप आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी के कारण मेरी दारू भी छूट गई, नॉनवेज भी छूट गया और ब्रह्मचर्य ने मुझे मेंटली और फिज़िकली काफ़ी स्ट्रांग बनाया। तो मेंटल हेल्थ पहले से काफ़ी बेटर, लाख गुना बेटर हो गई है। ये बात वो इंसान बोल रहा है जो सुसाइड के मुंह से बाहर आया है, आत्महत्या के मुंह से बाहर आया है। और इसमें स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ में वीरा का बहुत बड़ा हाथ है। सभी वीरा इस नए फैमिली मेंबर का वेलकम करिए। वेलकम होम। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंता मिर्जापुरी और वीरा आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। उसको मैंने तब अडॉप्ट किया जब मैं अपने ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वीरा ने ही मुझे बचाया, उसने मुझे मौत के मुंह से खींच के ले आया। वो इतना निस्वार्थ प्यार दिया। और वीरा के ज़िंदगी में आने के बाद पता चला कि निस्वार्थ प्यार तो ये बेजुबान जानवर ही दे सकते हैं ज़िंदगी में। जल्दी ही मैं अपनी यह संपूर्ण भारत यात्रा समाप्त करके घर जाऊंगा। मुझे भी याद आती है वीरा मीरा की। जीजा जी निरंजन सर उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। जीजा जी को तो मैंने ये बोला है कि राइस मिल से जो भी इनकम होती है या खेती बाड़ी से मेरी जो ज़मीन है उससे जो भी पैसे आते हैं, मेरे को 1 रुपये नहीं चाहिए, सारे पैसे आप वीरा मीरा को पालने में लगा दो बोल के। उनका अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। मैं उनको सीसीटीवी में देखते रहता हूँ, मिस कर रहा हूँ उनको। लेकिन अभी मैं घर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं घर गया तो फिर से कंफर्ट जोन में आ जाऊँगा, आलस आ जाएगा और फिर मैं दोबारा निकल नहीं पाऊँगा इस तरह से जिस तरीके से मैं निकला हूँ। वीरा वीरा को तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। उस लिटरली उसने मुझे मतलब एक नई ज़िंदगी दी है। तो
मेंटल हेल्थ पहले से काफ़ी बेटर हुई है भाइयों, और ख़ासकर नर्मदा परिक्रमा के बाद में मैं वो चिंतामणि तो रहा ही नहीं जो चिंतामणि इस परिक्रमा के लिए निकला था। आज मैं राइड शुरू नहीं कर रहा हूँ, अपनी पुरानी ज़िंदगी को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। नाम, कंफर्ट, डर जो पीछे रह गया रह गया। आज के बाद सिर्फ रास्ता, सेव और ये हमारी ऑल इंडिया राइड के पहले लेग में हम लोग नर्मदा परिक्रमा करेंगे। नर्मदा नदी के प्रवाह की दिशा में चलते जाना है। आज ठंड नहीं लगी क्योंकि आज मैं राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट लगा के सोया था। आज बेहतरीन नींद आई। ये है रेवा बनखेड़ी, जहाँ पे मैंने रात्रि विश्राम किया। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। मेरा जो अगला रिजोल्यूशन है वो है मैं अपने लव्ड वंस के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। इस साल फैमिली रिलेशनशिप भी बहुत बेटर हुई है। जो मुझे क्लोजली फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि क्या चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। अभी पूरा परिवार हम लोग बढ़िया प्रेम से एक दूसरे के साथ हैं। साथ लिटरली फिजिकली नहीं है, लेकिन वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हम लोग कनेक्टेड हैं। इस पूरे एक साल में ये बात समझ में आ गई मुझे कि हमारी ज़िंदगी में लोग सीमित समय के लिए आते हैं। आज नहीं तो कल हमको अपनों से बिछड़ना पड़ता है, और जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं भगवान उन्हीं को सबसे पहले छीन लेते हैं हमसे। मुझे इस बात पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि राकेश चाचा आज हमारे बीच नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि भाई जब तक साथ हैं तब तक प्यार से जी लेना चाहिए, एक न एक दिन तो बिछड़ना ही है। एक और सच्चाई समझ में आई कि हम अपने आप को किसी के लिए जितना ज़रूरी समझते हैं, जितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, हम उतने होते नहीं हैं। किसी के बिना किसी की भी ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है। और जिस दिन ये समझ में आया उस दिन सांसारिक मोह माया से मन हट गया। दुख हुआ बहुत, ये समझ में आ गया कि भाई अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। अगला 2025 में जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे रहने वाला है वो होने वाला है अपनी इनकम को बूस्ट करना। उसमें मेरी इनकम ऑलमोस्ट जीरो थी, नेगेटिव थी समझ जाओ। यूट्यूब ऑलमोस्ट ठप पड़ा हुआ था और बहुत ही दयनीय स्थिति थी मेरी। घर का राशन और रेंट तक के लिए मुझे पैसे उधार लेने पड़ते थे, दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ते थे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे उस समय मदद करी, उधार दिया। कई दोस्तों के पैसे मैं अभी तक लौटा नहीं पाया हूँ। दिल से मैं उन सब का मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे इतने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। और स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि ऐसा होता था कि यार मैं क्या करूँ इस महीने, क्या करूँ। तो मैं अपना फ़ोन बुक निकालता था, कॉन्टेक्ट्स में जितने भी दोस्त होते थे मैं चेक करता था कि मैं किससे पैसे उधार मांग सकता हूँ, कौन है मेरा दोस्त जो मेरा मदद करेगा। और फिर एक स्थिति ऐसी आ गई कि मेरे फ़ोन बुक में जितने कॉन्टेक्ट्स थे सभी से मैं पैसे ले चुका था। अब क्या करूँ। तो व्यापारियों से, महाजनों से ब्याज में पैसे उधार लेने पड़े। 5%, 10% ब्याज में पैसे उधार लेने पड़ते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी। फिर मैं गांव आया, यूट्यूब रीस्टार्ट किया। धीरे 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 इनकम स्टेबल होने लगी, और आज भी मेरी इनकम का मुख्य स्रोत यूट्यूब ही है। बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन इतने पैसे आ जाते हैं कि मुझे घर चलाने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए किसी से अब उधार नहीं लेना पड़ता है, हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और पिछले एक साल में मैं कोई नया कर्जा नहीं लिया, कोई ईएमआई नहीं लिया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ऑल इंडिया राइड के समय अभी जो फर्स्ट फेज़ हमारा चल रहा था उससे पहले मैं क्यूआर कोड लगाता था, आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। और ये जो पूरी नर्मदा परिक्रमा है, इस नर्मदा परिक्रमा का एक नियम होता है कि ये परिक्रमा हम लोग को भिक्षा मांग के करना है। मतलब खाना, रहना, सब कुछ भिक्षा के ऊपर डिपेंड रहना है। तो लिटरली यहाँ पे जो भोजन प्रसाद मिला मुझे नर्मदा परिक्रमा में, भिक्षा। मुकेश कुशवाहा नाम है उनका, यही नर्मदापुरम में रहते हैं शायद वो। और जो भोजन आज लाए हैं, भोजन प्रसाद जो लेके आए हैं वो देखो आप।
रोटी क्यों कर रहे हो ये सब बोलता हूँ मैं, पूछा मैं तो बस माँ 2 वक्त की रोटी दे रही है मेरे को, इसीलिए। जिस तंबू में मैं रुकता था वो भी आप में से एक सब्सक्राइबर भाई हैं, जगदीश भाई, उन्होंने दिलाया था। भिक्षा ही मान लो उसको भी। नया ले लिए? यस। कितने का है ये? प्राइस कितने का नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, प्राइस सब छोड़ो, प्राइस नहीं बोलेंगे। इवन जो पेट्रोल में जो खर्चा हुआ उस पेट्रोल के लिए भी आप लोगों ने क्यूआर कोड के माध्यम से भिक्षा ही दिया था। और मुझे तो उपाधि भी मिल गई ऑनलाइन भिखारी की, भिखारी यूट्यूबर की। और बहुत अच्छा हुआ ये। पूरी मेरी नर्मदा परिक्रमा भिक्षा के माध्यम से ही संपूर्ण हुई। नर्मदा परिक्रमा हुई पूर्ण। सोशल मीडिया पे बहुत मजाक बना, लोगों ने तरह तरह के नाम दिए। एक जो चिंतामणि के अंदर जो अहंकार था वो टूटा। मेरा जो गवर्नमेंट जॉब है उसको फिर से मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर, तो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है, तो जॉब ज्वाइन करने का मेरी सरकारी नौकरी वापस ज्वाइन करने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे। मेरे वकील अभी भी लगे हुए हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैंने अब अंदर से उम्मीद छोड़ दी है कि मुझे मेरी नौकरी वापस मिलेगी। और अगर सच बोलूँ तो अंदर से अब मुझे नौकरी करने की इच्छा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर मैं नौकरी के बंधनों में वापस बंधा, सरवाइव करने के लिए पैसे तो मिल जाएंगे, नौकरी की एक सिक्योरिटी सेफ्टी भी मिल जाएगी, लेकिन फिर मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा अगर मैं बंधनों में बंध गया तो। ये आज़ादी जो मेरे पास अभी है, भले जेब में पैसे कम है, ये मुझे मेरे मतलब पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि पैसों से ही असली फ्रीडम मिलती है, हम जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है भाई। ये जो आज़ादी है, ये जो मोमेंट्स हैं, वो पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जो सबसे अनमोल चीज़ें हैं, जो खुशी है, वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। मेरा अगला जो टारगेट है, जो टॉप प्रायोरिटी पे है, वो है मुझे अपने डेट ट्रैप से बाहर निकलना। कर्ज के जिस जंजाल में मैं फंस गया हूँ, इससे आज़ाद होना, फ्रीडम। और लाइफ में अब मैं कभी भी ईएमआईज़ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, जो हाई इंटरेस्ट लोन होते हैं, जो प्राइवेट लेंडर्स जो देते हैं 5% 10% पर मंथ में, इस तरह के ट्रैप में फंस गया हूँ मैं। ऐसे ट्रैप से हमेशा दूर रहना है। मेरा सबसे बड़ा बोझ था कर्ज, जो उधार मेरे ऊपर था, और वो आज भी है। 1 साल पहले जितना था लगभग उतना ही समझ लो आज भी है। थोड़ा बहुत मैं धीरे धीरे चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मान लो कि उतना ही है जितना 1 साल पहले था। और हाँ, ये बात ज़रूर हुआ कि पिछले 1 सालों में मुझे जीने के लिए कोई नया कर्जा नहीं लेना पड़ा, किसी ईएमआई के चक्कर में नहीं फंसना पड़ा। और अभी यही लक्ष्य है कि मेरे को सबसे पहले तो कर्जे ही चुकाने हैं। लाइफस्टाइल में या फिर अपने जीवन शैली में मेरे को कोई अपग्रेड नहीं चाहिए भाई। मैं फटे कपड़े पहन लूँगा, आधा पेट खा के जी लूँगा, वैसे भी मैं एक ही टाइम खाता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये कर्ज चुकाना है। और मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम यही है अब, कि कोई कर्ज ना हो मेरे ऊपर और मैं आराम से सम्मान की ज़िंदगी जी सकूं, भले जेब में पैसे कम हो। और हाँ, इन कर्जों की वजह से एक चीज़ और हुई भाइयों, मैं अंदर से स्ट्रांग बना। एक जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर झेलने की क्षमता बढ़ी मेरी। प्रेशर होने के बावजूद हम अपने आप को कैसे कूल काम रख सकते हैं, वो सीखा मैं। सो अभी कर्ज है मेरे ऊपर, कर्ज की फ़िक्र है, चिंता ज़रूर है, लेकिन स्ट्रेस नहीं है, मतलब एंजाइटी नहीं है भाई, डिप्रेशन नहीं है। विश्वास है भाई कि अगर मैं कर्ज लिया हूँ तो मैं चुका भी सकता हूँ, और जिन्होंने मुझे कर्ज दिया है उनको ये बात पता है कि ये चुका सकता है, इसीलिए उन्होंने दिया है, और मैं चुकाऊँगा, चुका दूँगा, एक एक रुपए सबका चुकाऊँगा। अब 2026 का या फिर आने वाले सालों का ऐसा कोई बिग रिजोल्यूशन नहीं है मेरा। क्या पता कि
कल का दिन भी देखने को मिले या ना मिले, इसलिए जो आज है इस मोमेंट को जीना है। अगर मैं इस मोमेंट में खुश हूँ, मेरा मन शांत है, मैं प्रफुल्लित हूँ, तो बस इतना पर्याप्त है मेरे लिए। इस साल बहुत सारी गलतफहमियाँ टूटी, जिसमें से एक गलतफहमी ये थी कि मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, किसी की ज़िंदगी मेरे बिना नहीं चलेगी। ये गलतफहमी टूटी, मोह माया टूटा, और जिस दिन, जिस समय, जिस दौरान ये हुआ, मानो कि असली आज़ादी उस समय मिली मुझे। और अब पता है ना भाइयों, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए अब किसी का, ना सोशल मीडिया का, ना सब्सक्राइबर भाइयों का, ना हेटर्स का। ना तो वैलिडेशन चाहिए, ना तो किसी की तारीफ़ चाहिए, ना किसी, अगर कोई तारीफ़ भी करता है तो अब इफ़ेक्ट नहीं होता है मेरे को, कोई अगर बुराई भी करता है, कोई अपमान भी करता है तो इफ़ेक्ट नहीं होता है। देखा है मैंने, आज जो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं कल वही गालियाँ बकते हैं, और कभी जो गालियाँ बकते थे वो कभी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। ज़िंदगी बदलती रहती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, लाइफ ही परमानेंट नहीं है। तो ये जो सोशल स्टेटस, सोशल वैलिडेशन, सब सब चीज़ नश्वर है। तो इसीलिए जब से ये रियलाइज़ हुआ तो मैं अंदर से शांत हूँ, कूल, काम हूँ, खुश हूँ। और ये भी एक कारण है कि मैं अब ट्रैवलिंग करते रहना चाहता हूँ लगातार। हो सकता है कि मेरी ये ऑल इंडिया राइड में मुझे 6 महीने लगे, 1 साल लगे या 6 साल लगे, क्या पता, लेकिन मैं स्लोली ट्रैवल करूँगा। जैसा अभी यहाँ मैं अभी जो इंदौर में हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना है, पहाड़ों की तरफ जाना है मुझे। तो हो सकता है कोई स्थान मुझे पसंद आए तो मैं वहाँ 1 महीना रुक जाऊँ, 15 दिन रुक जाऊँ, या 2 महीना वहाँ रुक जाऊँ। इस तरह से अभी एकदम स्लोली ट्रैवल करने का मन है मेरा, और बस बढ़ते रहना है। एक एक स्थान पे बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना है, क्योंकि किसी स्थान पे ज़्यादा दिन तक रुकने से ना उस स्थान से, वहाँ के लोगों से मोह हो जाता है, और मोह ही दुख का कारण होता है। इसीलिए अब रुकना नहीं है मुझे, बस बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये संपूर्ण भारत यात्रा करने के बाद में, पूरा भारत घूमने के बाद मैं घर जाऊंगा एक बार, मैं वीरा मीरा से मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, उसके बाद फिर से मैं निकलूंगा, उसके बाद तो पूरी दुनिया है एक्सप्लोर करने के लिए। बस एक जगह रुकना नहीं है मुझे, बस चलते रहना है। सो 1 साल पहले 2025 में मैंने बहुत सारे रिजोल्यूशंस बनाए थे, बहुत सारे सपने देखे थे, कुछ पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हुए। अब 2026 में आगे एक ही सपना है कि आज खुश रहना है भाई। और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास सिर्फ आज है, और अगर आप आज खुश हैं तो यही सबसे बड़ी सफलता है। और यही कहूँगा, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, ज़िंदगी बदलती रहती है, परिस्थितियाँ बदलते रहती हैं। इसीलिए आज आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वो कर लीजिए जो करने में खुशी मिलती है। बस आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए।